कक्षा 10 में यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले बच्चों के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। पूरा बताऊंगा कैसे क्या करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, पूरा हल सहित बताऊंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो आप लोगों को पता है हिंदी का पेपर 70 नंबर का आता है, 30 नंबर तो आपको मतलब प्रैक्टिकल के मिलेंगे। यहाँ पे क्या सावधानी देनी होती है, समय 3 घंटा 15 मिनट का होता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चयन करके ओ मार्कशीट पर नीले अथवा काले पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर देना है। वहां पे 4 विकल्प रहेंगे, तो वहां पे 20 नंबर का जो ओ मार्कशीट पर रहेगा तो उसको एकदम बिल्कुल, जैसे कोई प्रश्न सही है तो एकदम उसको ऐसे काला कर देना बिल्कुल। हाँ, ऐसे उसको पूरा काला कर देना। ये लिखा है तो ये को पूरा काला कर देना ऐसे। उसके बाद और आपको यहाँ पे लिखा है, कोई अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। व्हाइटनर का प्रयोग उस पर बिल्कुल नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न, जो प्रश्न दिया रहता है उसके सामने उसके अंक निर्धारित हैं। जैसे इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सबके सामने 1 नंबर लिखा है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जो बाबू गुलाब राव हैं वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के? कौन से युग के लेखक हैं? तो जो बाबू गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। उसके बाद चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कहानी। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। उसके बाद है गबन किसकी रचना है? गबन जो है वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी निराला की, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी की। गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? शुक्ल युग जो था उसकी समय सीमा कितनी थी? 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो शुक्ल युग की समयावधि कितनी थी? 1919 से 1938 वाला ऑप्शन सही कर देना है। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसमें आपको देखना है जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंटवार्ता, रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? आत्मकथा। क्या है? विधा है आत्मकथा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? फिर यहाँ पे आपको आत्मकथा। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे प्रिय प्रवास की किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद है मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिओद की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। उसके बाद प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है आधुनिक काल कब से कब तक था? मतलब आधुनिक काल का जो समय था वह कब से कब तक था? सन 1843 से अब तक, 1943 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक,
1936 से 1943 तक। तो आधुनिक काल का समय सीमा कब तक थी? 1843 से अब तक। आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो इसमें रहेगा आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीत काल के। मतीराम किस काल के कवि हैं? तो इसमें सही रहेगा रीत काल के। मतीराम रीत काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस होता है जो, उसका स्थायी भाव क्या है? तो इसमें शोक, रति, हास्य, निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। हास्य जो वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर, आतप प्रयोग प्रकाश। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने देखा जो लिखा हुआ है, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर, आता प्रयोग प्रकाश। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो पंक्ति लिखी हुई है इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? जो रोला छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4। यहाँ पे 4 चरण होते हैं। उसके बाद आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण मतलब किसी चीज को आकर्षित करना, उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में बी शब्द का है या मान का है या अक का है या आ का है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 वाला ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, पीतांबर कौन सा समास है? पीतांबर मतलब पीला अंबर, उसमें पीतांबर। पीतांबर में कौन सा समास है? तो बताइए, पीतांबर 16 नंबर कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष। तो पीतांबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। उसके बाद प्रश्न 17, अंशु का तत्सम रूप है। अंशु जो होता है उसका तत्सम रूप क्या है? अश्रु, अंश, रोना, आंख। क्या है? अंशु का तत्सम रूप क्या है? अश्रु। अश्रु वाला ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, कृत वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कृत मतलब कार्य करने वाला जो वाक्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? तो कृत वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है और कर्म की प्रधानता होती है, या फिर भाव की प्रधानता होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कृत वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। जो कार्य करता है उसी की प्रधानता होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्या शब्द जो है इसमें कौन सा वचन और कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्त एक वचन, सप्तमी विभक्त द्विवचन, या ऑप्शन सी षष्ठी विभक्त बहुवचन, या ऑप्शन डी चतुर्थ विभक्त बहुवचन। तो इसमें ताभ्या शब्द में कौन सी शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। इसी प्रकार मैंने पूरा शुरू से सही बताया हूं, इसी प्रकार आप आसानी से देख सकते हैं।
हल करवा रहा हूं, ऐसे ही पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से 4 शब्द लिखे हैं, इसमें से सर्वनाम क्या है? तो इसमें से सर्वनाम है वह, इसमें सर्वनाम वह है। इसी प्रकार आप पूरा पेपर कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में ऐसा ही पेपर आएगा और आप आसानी से पढ़ लेंगे तो हल कर सकते हैं आसानी से। पूरे के पूरे 70 नंबर लाएंगे इसमें और 30 नंबर वहां से मिलेंगे, 100 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, यहाँ वहां पे 20 नंबर था, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा पूर्णांक, यहाँ पे कितना है? पूर्णांक 50 नंबर का है। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपको गद्यांश आपने पढ़ा है, बुक से लिया रहता है आपके, तो यहाँ लिखा है यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में मित्रता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है वह हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला। चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति के विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो जैसे यह कौन सा पाठ है, इसको आपने पढ़ लिया। यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? मित्रता। तो यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ से? मित्रता नामक पाठ से। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी प्रकार से आप वहां पे संदर्भ और व्याख्या लिख देंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। पूरा नहीं लिखना है, यहाँ से जितना रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या कर देनी है, थोड़ा बढ़ा के लिख देना है इसके बारे में। उसके बाद है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसके बारे में लिखना है। मित्रता को मतलब एक दूसरे को क्यों आकर्षित होते हैं? उसके गुणों को देखकर, उसके रूप को देखकर। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है तो इसमें से ये आता होगा, हे भगवान तप के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा विरुद्ध इतना साहस। तो इसको आपने पढ़ा होगा, तो इसको भी आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यह काव्य से है प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंग गिर लांगो, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाए। तो इसके बारे में आपने पढ़ा है, यह कहाँ से लिया गया है? काव्य से। तो इसको आपने आसानी से पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं, यह सूरदास जी ने लिखा है और यह पद है, यह एक पद है। तो इसको आपको लिखने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है, उपयुक्त गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या करना है? संदर्भ में लिख लेना है, यहाँ कवि सूरदास ईश्वरीय। संदर्भ में आपको यहाँ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से महाकाव्य से लिया गया है। प्रसंग, उसके बाद आपको प्रसंग लिख देना है। यहाँ कवि सूरदास ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलावत चरणों की वंदना करते हैं। उनका कहना है, मतलब यहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं, सूरदास जी हैं, वो उनको पूरा ईश्वर को एक महत्वपूर्ण सर्वशक्तिमान सत्ता मानते हुए उनके कमल चरणों को पूजते हैं। उसके बाद इनकी व्याख्या कर देना, जैसे मैं उस भगवान के कमलावत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ सकता है। क्या लिखा है? अंधे को सब कुछ दर्शाए, और यहाँ चरण कमल बंदो हर जाए, जाके कृपा पंग गिर लांगे, जिसकी कृपा से लंगड़ा जो होता है वो पर्वत को लांघ सकता है, पहाड़ों को लांघ सकता है। अंधे
को सब कुछ दिखलाए। अंधा जो होता है उसको भी सब कुछ दिखलाने लगता है, और बहिरे सुने गूंग पुन बोले, मतलब बहिरा जो व्यक्ति होता है उसको सुनाई देने लगता है, और गूंगा जो बोल नहीं सकता वह भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए। रंक मतलब क्या होता है? रंक चले पुनः छत्र धराए, मतलब महादरिद्र व्यक्ति जो बहुत ही गरीब होता है वह भी इनकी कृपा से अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। जो ईश्वर को पूजते हैं ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। बार बार वंदोते पाए, इस प्रकार के भगवान के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। उसके बाद क्या है? अथवा सुन सुंदर वैन सुधारस साने सयानी जानकी जानी भली, ये वाला आएगा तो आप इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हाँ, अगर ये वाला आएगा, दोनों में से आपको जो आता होगा वो लिख सकते हैं, उसको भी इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पे है संस्कृत से दिया गया प्रश्न है, गद्यांश संस्कृत। ऐसा नगरी भारत संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इसके बारे में आपको पता है तो आप इसका अनुवाद, संदर्भ और व्याख्या इसका लिखना रहता है। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। कौन से पाठ से लिया गया है? संस्कृत भाषा महत्व। तो इसी प्रकार से जिस पाठ से लिया गया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये आता हो तो ये लिख सकते हैं, अगर अथवा करके दूसरा आता हो तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक श्लोक दिया रहता है, मानो हित्वा प्रिय भवत क्रोधम हित्वा न सोचत, कामम हित्वा भवत लोभम हित्वा सुखी भवेत। इनमें से दोनों में से जो आपको आता होगा उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंडकाव्य होता है, बुक में दिया रहता है, वह जिला के हिसाब से रहता है। आप बुक में देख सकते हैं कि कौन से जिले में कौन सा खंडकाव्य पढ़ना रहता है, तो उस प्रकार से आप देख करके खंडकाव्य को आसानी से याद कर सकते हैं। खंडकाव्य को आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है खंडकाव्य, निर्धारित पाठ है खंडकाव्य अनुवादित जिले। तो यहाँ पे जैसे लिखा है मुदित अशोक कुमार अग्रवाल, तो ये खंडकाव्य जो होता है निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अनुसार, मतलब आप किस जिले में रहते हैं उसी जिले के अनुसार इसमें आपको करना होता है। अगर आप आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जिले में रहते हैं तो आपको मुक्तिदूत वाला लिखना होगा। और अगर आप इसी प्रकार से जो आप ज्योति जवाहर वाला मुकुट लिखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और ललितपुर में वाला ज़िले में रहते हैं तो आपको याद करना होगा और पाठ्यपुस्तक यही लिखना होगा खंडकाव्य। और अगर आप मेवाड़ मुकुट वाला लिखना चाहेंगे तो आप कौन से ज़िला में रहेंगे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। मेवाड़ मुकुट अगर आपको लिखना है तो बुलंदशहर, देवरिया और बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच इस ज़िले में अगर रहते होंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है जो लिखा हुआ है जीवन परिचय। किसी एक लेखक का जीवन परिचय इसमें से लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिख देना है। उसके बाद आपको काव्य से भी एक जीवन परिचय लिखना रहता है। तो आप देखिए गद्यांश का जीवन परिचय गद्य से कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप उनके नाम के हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं जन्म मृत्यु, एक बॉक्स बना के लिख दीजिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा लिखने के बाद एक हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय। फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ। फिर इसके बाद 4 वर्ष की अवस्था में ही अपने माता पिता के साथ रहते थे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है इनकी रचनाएं लिख देना है, जो भी रचनाएं इन्होंने की हैं निबंध के बारे में लिख देना है। और प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में, रश्मि मानसा, त्रिवेणी और सूरदास, इन सब के बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद आपको एक जीवन परिचय
पद्य से भी लिखना होता है, मतलब काव्य से, तो उसमें भी एक जीवन परिचय आपको लिखना रहता है। हाँ, तो एक जीवन परिचय आप उसमें से लिखेंगे। इसको लिखने के बाद इसमें तीनों में से आप कोई भी एक जीवन परिचय लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, इसमें से किसी का लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एक प्रश्न जो संस्कृत से लिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, भारत संस्कृत की मूल क्या है। उसके बाद पूर्व राजा का आसीत और चंद्रशेखरा का आसीत, बीरा केन पूजते, बीरा बीरेन पूजते। इसी प्रकार से आपको निम्नलिखित में से किसी एक निबंध पर टिप्पणी लिखना होता है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निबंध या उन्मूलन, जनसंख्या लाभ हानि या नारी महाशक्ति, इस पे किसी पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, पत्र लिख दीजिए, या फिर उत्तर रेलवे में शिकायत कर्मचारी को लिखिए जो मतलब निरीक्षण के दौरान आपसे अभद्र व्यवहार किया हो, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एक पत्र लिखना होता है, लास्ट में आपको एक पत्र लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप पूरा पेपर को हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वीडियो कैसा लगा कृपया आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय पिन करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें।